हेलो साथियों। आज हम जियोग्राफी में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। क्या नाम है? पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है। आप जानते हैं कि जो सीटेट होता है ना वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है। तो यह जो है ना ये क्लास 6 की एनसीईआरटी। ठीक है। किसकी है? क्लास 6 की एनसीईआरटी। ठीक है। आइए चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की गति की। तो देखिए जो पृथ्वी की गति होती है ना वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। ठीक है। एक होती है घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। ठीक है। घूर्णन गति किसे कहते हैं? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं, और वही जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है। चलिए आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की दो प्रकार की गति होती है। ठीक है। कौन कौन सी? एक घूर्णन और एक परिक्रमण। ठीक है। कौन कौन सी होती है? एक घूर्णन होती है और एक परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। ठीक है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। ठीक है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है घूर्णन, उसे घूर्णन गति कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है। चलिए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है। जो पृथ्वी का अक्ष है वो क्या है? एक काल्पनिक रेखा, मतलब उसको हमने मान लिया, ऐसा कोई रेखा नहीं होता है। काल्पनिक का मतलब क्या? जिसे हम स्वयं मान लेते हैं किसी चीज़ को। ठीक है। कल्पना कर लेते हैं जिसके बारे में, है ना। तो पृथ्वी का अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। तो कितने डिग्री का? 66.5 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है। तो जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षीय समतल। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाएगा। तो बताइए कक्षीय समतल किसे कहते हैं? तो वह समतल है जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। चूँकि देखिए पृथ्वी है क्या? एक ग्रह। ठीक है। और इनमें अपना खुद का प्रकाश तो होता नहीं है, तो ये किससे प्रकाश प्राप्त करती है? तो जो पृथ्वी होती है ना वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। क्यों? क्योंकि सूर्य एक तारा है और तारों में खुद का प्रकाश होता है ना। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। आगे चलते हैं। कह रहे पृथ्वी का आकार गोले के समान है। कैसा है? गोले के समान है। ठीक है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है। अब चूंकि पृथ्वी का आकार कैसा बताया है? गोला है, यानी गोले के समान है। इसलिए क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें होती है ना पृथ्वी के आधे भाग पर ही जा पाती है। मतलब पृथ्वी के आधे भाग पर जब दिन होगा तो उसी पृथ्वी के आधे भाग पर रात होगी। ठीक है। यानी अपोजिट साइड में, जिधर दिन होगा उसके अपोजिट साइड में उधर रात होती है। ठीक है। चलिए, जैसा कि दे रहा है चित्र 3.2 में नीचे दिया हुआ है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होती है। क्या होती है? रात होती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, ठीक है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है? तो प्रदीप्ति वृत्त होता है जो, ठीक है, जो पृथ्वी पर क्या करता है? दिन और रात को विभाजित करता है। ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है। तो वह वृत्त अक्ष के साथ, ठीक है, सॉरी, ये जो प्रदीप्ति वृत्त है इसकी बात कर रहा है कि यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। ठीक है। किसके साथ नहीं मिलता है? अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि चित्र 3.2 में नीचे दिखाया गया है। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। लगभग कह रहा है। ठीक है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमने में लगभग कितना समय लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है। घूर्णन के समय, ठीक है, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ठीक है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ठीक है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये फिगर है। ठीक है। ये पृथ्वी हमारी देखिए 66.5 डिग्री झुकी है यहाँ से, है ना। ये पृथ्वी का कक्षीय समतल, और यहाँ पे क्या है आपका 0 डिग्री। अभी हमने कल की क्लास में चर्चा की थी 0 डिग्री क्या होता है। भूमध्य रेखा इसको कहते हैं, इसी का नाम इक्वेटर है ना। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से जाती है। इसी का नाम 0 डिग्री है। ठीक है। और इसे इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसे हम विषुवत वृत्त के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे नाम हैं, है ना। चलिए, अब ऊपर क्या है? मकर रेखा है। हमने क्या बताया? 0 डिग्री से अगर 23.5 डिग्री आप ऊपर जाते हैं यानी नॉर्थ में जाते हैं, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है। जब 0 डिग्री से आप 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो आपको कर्क रेखा मिलती है। वहीं अगर 0 डिग्री से आप 23.5 डिग्री, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो आपको वहाँ पे मकर रेखा मिलती है। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे बताया गया है, ये आपका सूर्य है, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी है, क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये आपका ध्रुव है, मतलब इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। अब यही हमारी क्या है, ये ठीक, और ये देखिए ये हमारा क्या है, विषुवत वृत्त है, ठीक है, मतलब जिसे हम 0 डिग्री के नाम से जाते हैं। अब सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी, सीधे इस पे पड़ेंगी ना, ठीक है, इस वाले भाग पे पड़ेंगी। तो ये तो पृथ्वी का अक्ष हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला ये पृथ्वी का अक्ष हो गया। लेकिन ये क्या है हमारा, ये प्रदीप्ति वृत्त है, क्या है, प्रदीप्ति वृत्त। तो अक्ष अलग है, प्रदीप्ति वृत्त अलग है, ठीक है। अच्छा, प्रदीप्ति वृत्त का हमने क्या बताया कि पृथ्वी पे क्या करता है, या ऐसे कह सकते हैं ग्लोब पे ये दिन और रात को विभाजित करता है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी के इधर आधे भाग में क्या है, दिन है, और आधे भाग में क्या है, रात है। इसको डिवाइड कौन कर रहा है, तो ये आपका जो है, दूसरे कलर से बताते हैं, यह जो है आपका ये प्रदीप्ति वृत्त, ठीक है, ये क्या करता है, इसी को डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि यह अक्ष है, ठीक है, ये आपका प्रदीप्ति वृत्त है। अब देखिए दोनों कहीं नहीं मिल रहे हैं, ये आपका 0 डिग्री अर्थात इक्वेटर हमने बताया, ये आपके 23.5 डिग्री ऊपर कौन सी कर्क रेखा है, और इधर आपकी मकर रेखा है, ठीक है। जिधर ये सूर्य का प्रकाश पड़ता है उधर दिन है, और जिधर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता उधर क्या होती है, रात होती है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, मतलब पृथ्वी जो है अगर घूमना बंद कर दे, या ऐसे कह सकते हैं पृथ्वी अगर ना घूमे तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, ठीक है। जैसे कि जिधर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, देखिए पृथ्वी जब घूमेगी तो जिधर दिन है, ठीक है, जिधर दिन है कुछ समय बाद उधर क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा, और जिधर रात है उधर कुछ समय बाद दिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। तो होगा ये कि जो हिस्सा सूर्य की तरफ है पृथ्वी का, ठीक है, उधर क्या होगा, उधर दिन होगा, और हमेशा दिन रह जाएगा उधर, ठीक है। और जो हिस्सा, ठीक है, जिधर पे मतलब पृथ्वी के जिस हिस्से पे रात है उधर रात ही रह जाएगी अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो, ठीक है। तो होगा क्या कि सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, ठीक है, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। अब भाई चूंकि जानते हैं जिधर सूर्य की किरणें पड़ेंगी वहाँ गर्मी पड़ती है, तब जिस भाग में सूर्य की किरणें हमेशा हमेशा पड़ती रहेंगी वहाँ गर्मी ज़्यादातर पड़ेगी, है ना। अच्छा, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, ठीक है, जिधर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाएगी उधर तो अंधेरा ही रहेगा। एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी, क्या पड़ेगी, ठंड पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है, इसलिए वहाँ क्या पड़ेगी, ठंड पड़ेगी, ठीक है। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन है कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। तो जिस तरफ सूर्य के जब जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ हमेशा और हमेशा दिन ही रहेगा, ठीक है, और जिसके कारण क्या होगा, उस भाग में सबसे ज़्यादा क्या होगा, गर्मी पड़ेगी। ऐसे कहें वहाँ पे लगातार गर्मी पड़ती रहेगी, और दूसरा भाग जो उसके अपोजिट में है पृथ्वी का, वहाँ पे क्या होगा, हमेशा अंधेरा ही रहेगा, और वहाँ पे हमेशा क्या होगी, ठंड पड़ती रहेगी। मतलब वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाएगी तो सीधी सी बात है वहाँ पे ठंड पड़ती रहेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की दूसरी गति। अभी तो हमने देखा पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक है। पृथ्वी घूर्णन गति वैसे क्या हो रहा है, दिन और रात दोनों होते हैं, ठीक है। सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि बताए दिन रात किस कारण होते हैं, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होते हैं, ठीक है। किस गति के कारण, घूर्णन गति के कारण, ठीक है। तो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी 1 वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, ठीक है। हमने क्या बताया कि पृथ्वी की एक गति तो घूर्णन गति होती है और एक होती है परिक्रमण गति, ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति, और वही सूर्य का चक्कर लगाए तो परिक्रमण गति, ठीक है, सीधे से शब्दों में। तो पृथ्वी की दूसरी गति क्या बताया हमने, परिक्रमण गति। किसे कहा जाता है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अक्ष में क्या करती है, ठीक है, चक्कर लगाते हैं तो उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी जो है, ठीक है, 1 वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का क्या करती है, एक चक्कर लगा लेती है, एक चक्कर लगाती है 365 सही 1/4 दिन में, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए हम इसको 365 दिन मान लेते हैं, ठीक है। अब 1/4 दिन देखें यहाँ बच गया यहाँ पे, क्योंकि देखिए पृथ्वी जो है अगर एक्यूरेसी की बात करें तो 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं कि जो वर्ष होता है इसको हम 365 दिन का मान लेते हैं, ठीक है। और यही जो 1/4 दिन बचा होता है ना, ठीक है, आगे चल के क्या करता है 24 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तथा सुविधा के लिए इसे 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। अब 6 घंटे, जिसे एक साल में 6 घंटे बच गए आपके, तो 4 साल में 24 घंटा हो जाएगा। 24 घंटा मतलब एक दिन, तो वही 4 साल में आपका एक दिन बढ़ के फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाती है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है।
देखिए ये पृथ्वी की गतियों के बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बीच में सूरज है। एक बार पृथ्वी यहाँ है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। पृथ्वी क्या करी, अपना मूवमेंट करे, ठीक है। फिर यहाँ गई, फिर यहाँ सीधे यहाँ आ गई, फिर यहाँ से यहाँ आ गई, फिर यहाँ से यहाँ आ गई। ये आपका क्या है, ठीक है, एक्सिस है। ये आपका नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ नीचे नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। होता क्या समझिएगा, जैसे हम बात करते हैं 21 जून। 21 जून कहाँ पे है, ये है 21 जून, ठीक है। 21 जून में क्या होता है कि देखिए 21 जून में साथियों, इसे हम उत्तर अयनांत के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे, उत्तर अयनांत के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है ना, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है, बल्कि जब दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ पे शीत ऋतु होती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है समझिएगा। जो उत्तरी गोलार्ध होता है ना, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध मतलब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, ये वाला भाग, ये क्या करता है, देखिए सूर्य की तरफ झुका हुआ है ना, सूर्य की तरफ झुका हुआ इसका है। जब झुकेगा तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी, है ना। जब सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी तो वहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए किस पे, यहाँ जो हमारी कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा, इस पर सूर्य की रोशनी क्या हो रही है, ज़्यादा पड़ रही है। या ऐसे क्या है, कर्क रेखा पर सीधी सूर्य की रोशनी पड़ती है। जब सीधी रोशनी पड़ेगी तो वहाँ पे क्या होगा, उष्मा अधिक होगा। क्या होगा, उष्मा अधिक होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं पोल्स की, तो ध्रुवों के पास जो है ना, वहाँ पे कम उष्मा होती है। क्यों, क्योंकि सूर्य की उस किरणें वहाँ सीधी नहीं जा पाती, वहाँ पे तिरछी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होती है, गर्मी कम पड़ती है। अर्थात अगर हम बात करें कि 21 जून को, ठीक है, तो सबसे लंबा, ठीक है, क्या होता है, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, उत्तर अयनांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया, ये सूर्य है, ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देखिए, ये सूर्य है। 21 जून की बात है, पृथ्वी का जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मतलब उत्तरी गोलार्ध जो है, ये सूर्य की तरफ इसका झुकाव है, ठीक है। जिसके कारण क्या है, जो कर्क रेखा हमारी है, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं ना, और जब सीधी पड़ेंगी तो वहाँ पे क्या होगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, यानी उष्मा अधिक होती है वहाँ पे। अच्छा, जो ध्रुव होते हैं, ठीक है, ध्रुवों के पास में क्या होती है, कम उष्मा होती है। मतलब ऐसे कह सकते हैं, जो ध्रुव होती है, नहीं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, वहाँ पे जो सूर्य की किरणें वो सीधी नहीं पहुँचती, वो तिरछी पहुँचती हैं, ठीक है। जिसके कारण वहाँ क्या होती है, कम उष्मा पहुँच पाती है सूर्य की, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम उत्तर अयनांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस समय क्या होता है कि सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों, अगला हमारा है 21 मार्च, कहाँ गए, 21 मार्च, ठीक है, और उसके बाद 23 सितंबर की, ठीक है। 21 मार्च 23 सितंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए पृथ्वी है, यहाँ पे हमारी एक्सिस है हमारा, ये क्या, उत्तर ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। इसमें क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें होती है ना, वे विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। कहाँ पे, विषुवत वृत्त। अब विषुवत वृत्त कौन सा है हमारा, ये है, ठीक है। इसमें सूर्य की किरणें देखिए एकदम सीधी पड़ रही है, ठीक है। जब सीधी पड़ेंगी तो क्या होगा, ठीक है, इसमें दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो पूछ दिया आपसे कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, तो यहाँ पे दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करें 23 सितंबर की, ठीक है, 23 सितंबर में क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध मतलब ये हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, कि उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शरद ऋतु होती है। क्या होती है, शरद ऋतु। जबकि अगर हम बात करें साउदर्न यानी दक्षिणी गोलार्ध की, ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि यहाँ पे वसंत ऋतु होती है। क्या होती है, वसंत ऋतु होती है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, तो हमने क्या बताया यहाँ पे कि पृथ्वी जो है, ठीक है, पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग अपनी सुविधा के लिए इसे 365 दिन मान लेते हैं, ठीक है। जो एक वर्ष होता है उसको हम 365 दिन का मान लेते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन यही 6 घंटे आगे चल के 4 साल में 24 घंटा बन जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से फरवरी हमारी 29 दिन की हो जाती है, राइट। आगे क्या कह रहा है कि देखिए 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। कैसे समझिएगा, एक वर्ष में 4 घंटे, ठीक है, एक वर्ष में 4 घंटे, तो ठीक है,
एक वर्ष में 6 घंटे ना, एक वर्ष में 6 घंटे बच जाते हैं। तो 4 वर्ष में कितने बचेंगे, 6 गुणे 4 यानी 6 चौके 24 हैं, 24 घंटा मतलब एक दिन, ठीक है। और वही एक दिन किसमें, फरवरी में जोड़ के 29 दिन बन जाता है, ठीक है। तो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। कब, फरवरी के महीने में ना। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 माह के बदले 28 दिन के बदले 29 दिन की हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप ईयर कहते हैं, है ना। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, ठीक है। वो तो होमवर्क दे रहा है, छोड़िए उसको। आगे कह रहा है, चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। क्वेश्चन बन जाता सीधा सीधा कि पृथ्वी बताइए सूर्य का चक्कर कैसे पथ पर लगाती है, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, ठीक है। ध्यान दीजिए, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी, जो पृथ्वी का झुकाव है ना वो एक ही तरफ है, ठीक है। यही बात ये कहना चाहता है। सामान्यतः एक वर्ष को, ठीक है, गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है, ठीक है। एक वर्ष को कितने भागों में बांटते हैं, एक गर्मी में बांटेंगे, ठीक है, फिर सर्दी में, वसंत में और शरद ऋतु में, ठीक है। इन ऋतुओं में हम क्या करते हैं, बांट लेते हैं ना। हाँ, तो हमने क्या बताया कि सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा ऋतुओं में परिवर्तन मतलब गर्मी, अभी गर्मी है, कुछ दिन बाद सर्दी आएगी, फिर वसंत ऋतु, फिर शरद ऋतु। ऐसा क्यों होता है, तो वही बता रहा है कि जो ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है, जैसे आज गर्मी है, कुछ दिन बाद जो होता है सर्दी आ जाती है, फिर वसंत ऋतु आ जाता है, शरद ऋतु आ जाता है, तो वो जो होता है ना वो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, इसी की वजह से होता है, ठीक है। तो ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, चित्र 3.3 में आप देखेंगे, जो ऊपर हम अभी देखे थे उसको, कि 21 जून को, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो 21 जून है ना, इसमें जो हमारा उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो कहाँ झुका होता है, वो सूर्य की तरफ झुका होता है, जैसा कि हमने पीछे आपको बताया था, ठीक है। और होता क्या है कि जिसकी वजह से जो सूर्य की किरणें होती है ना वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। अब सीधी सी बात है भाई, उधर ही झुकाव होगा सूरज की तरफ, तो सूरज की रोशनी भी तो वहाँ ज़्यादा पड़ेगी ना। तो 21 जून को उत्तरी जो गोलार्ध है, ठीक है, वो सूर्य की तरफ झुक जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो कर्क रेखा है ना वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। भाई जहाँ सूर्य की रोशनी पड़ेगी ज़्यादा वहाँ पे तो ऊष्मा होगी ही होगी, ठीक है। और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, वो तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बताया कि उत्तर ध्रुव, ठीक है, सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव, ठीक है, रेखा के बाद उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है ये कह रहा है उत्तर ध्रुव, ठीक है, यानी नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव, ठीक है, रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, ठीक है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ठीक है। जो उत्तरी गोलार्ध है ना उसके बहुत बड़े भाग में क्या होता है, रोशनी प्राप्त होती है। क्यों, क्योंकि हमने बताया जो उत्तरी गोलार्ध होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, वो सूर्य की तरफ झुकाव उसका होता है, ठीक है। कब, 21 जून को, है ना, ठीक है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, क्योंकि भाई सूर्य की किरणें वहाँ सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर, ठीक है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जैसा कि हमने बताया ही था आपको, ठीक है। 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। और पृथ्वी की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे 22 दिसंबर, ठीक है। देखिए 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती। अब समझिएगा, हम तो 21 जून देख लिए, ठीक है, कि हमारा जो उत्तरी गोलार्ध था वो सूर्य की तरफ झुका था। लेकिन अगर हम बात करें 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर में क्या होता है कि जो हमारा दक्षिणी ध्रुव होता है ना वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, ठीक है। 21 जून को
उत्तरी ध्रुव झुका हुआ होता था, लेकिन 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होगा। जो ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होगा वहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी और वहाँ उष्मा ज़्यादा होगी और वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी उस समय। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 22 दिसंबर के बारे में। क्या बताया कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर क्या होता है, झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और 21 जून को किस पे पड़ती थी, कर्क रेखा पर पड़ती थी। ठीक है, तो अब हम क्या बताएं आपको कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, मकर रेखा पर कैसे पड़ती हैं, अब लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं आपकी। ठीक है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन, ठीक है, लंबे दिन मतलब दिन बड़ा होता है और रात क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या होता है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जब सर्दी का मौसम आता है तो हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, सर्दी में दिन क्या होता है, छोटा होता है, रात बड़ी होती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहता है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है ना, कि यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में, हमारे यहाँ ठंडी में होता है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ठीक है, दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। ठीक है, इसके ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध, देखिए वही बात यहाँ पे बता रहा है, उत्तरी गोलार्ध में होता है, उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण अयनांत कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए इस टॉपिक को, हमने क्या बताया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, 21 जून को क्या होता है, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है वो सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके कारण जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी किस पे पड़ती हैं, कर्क रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में भाई जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो उष्मा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है ना। तो ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम उष्मा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती हैं। ठीक है, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि भाई वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। आपको हमने क्या बताया, विषुवत वृत्त मतलब 0 डिग्री के ऊपर की बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की यहाँ पे बात चल रही थी। ठीक है, अच्छा, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, क्या होता है, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है ना। और पृथ्वी की इस अवस्था को हम उत्तर अयनांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बताए थे आपको 22 दिसंबर के बारे में। ये देखिए 22 दिसंबर में क्या होता है कि जो दक्षिणी ध्रुव होता है वो सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, मतलब वहाँ पे गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, अच्छा, इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। ठीक, जैसा कि हमने ऊपर देखा ही था ना। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण अयनांत कहते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? हमारे यहाँ कब मनाया जाता है? वो ठंडी के मौसम में मनाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 21 मार्च व 23 सितंबर की। ठीक है, क्या है 21 मार्च और 23 सितंबर को, ध्यान दीजिएगा। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। किस पर पड़ती हैं? अब विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, मतलब वहाँ पे तो कर्क रेखा और मकर रेखा पे हमने देखा था, अब हम देखेंगे विषुवत वृत्त पे। ठीक है, तो 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में, ठीक है, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसे क्या कहते हैं? विषुवत कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, इस अवस्था में कोई भी जो ध्रुव होता है, कोई चाहे नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ठीक है, कोई भी जो ध्रुव होता है वो सूर्य की तरफ नहीं झुका होता है। इसलिए क्या होता है कि जो पूरे पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं 23 सितंबर की। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, 23 सितंबर, अब देखिए हमारे धीरे धीरे सितंबर का जब महीना आता है तो ठंडी स्टार्ट हो जाती है ना। तो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि
ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। कैसी होती है? वसंत ऋतु होती है, ठीक है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, ठीक है। 21 मार्च को क्या होती है, जो स्थिति होती है ना, इसके ठीक विपरीत होती है ना, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। एक बार फिर से इस टॉपिक को देख लीजिए यहाँ पे। 23 सितंबर को, ठीक है, हमने क्या बताया, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? शरद ऋतु होती है, ठीक है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है ना। अब हम 21 मार्च में क्या देखेंगे कि 21 मार्च की स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? शरद ऋतु होती है ना। ये 21 मार्च को इसकी ठीक विपरीत स्थिति होती है। मतलब ये कहना चाहता है कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ पे जब वसंत ऋतु होगी, तो वहीं जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, इसके ठीक विपरीत वहाँ पे शरद ऋतु होगी, ठीक है। और आगे कह रहा है इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन मतलब जो अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है, और परिक्रमण मतलब जब सूर्य का वो परिक्रमा करती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मतलब पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूमेगी तो दिन और रात होंगे, और वही पृथ्वी अपने अक्ष जब पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करेगी तो ऋतुओं में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लेसन नंबर 3 क्या होता है? लेसन नंबर 3 समाप्त होता है, ठीक है।